नमस्कार। भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय और सत्य साई विश्वविद्यालय कलबुर्गी कर्नाटक के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल भारत संस्कृति सम्मान का आयोजन था। उसके बाद हमने वेद वेदांग और उपवेद की भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्व में इस पर हमने एक संगोष्ठी आयोजित की, जिसमें प्रोफेसर अवधेश प्रधान का व्याख्यान आयोजित था और दूसरा वैदिक साहित्य पर आयोजित था। आज का जो सत्र है वह कुछ वैदिक साहित्य, आयुर्वेद और पुरुष सूक्त, इन सब विषयों पर है, जिसके लिए हमारे बीच बेंगलोर से प्रोफेसर रामचंद्र भट्ट उपस्थित हैं। प्रोफेसर वी.के. जोशी आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आपसे बात करेंगे। प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी पुरुष सूक्त पर बात करेंगे और श्रीमद् भागवत पुराण और उसकी अन्य विशेषताओं पर प्रोफेसर विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जी बात करेंगे। हम प्रारंभ करने जा रहे हैं प्रोफेसर रामचंद्र भट्ट जी के व्याख्यान से। उससे पूर्व मैं प्रोफेसर रामचंद्र भट्ट जी से अनुरोध करता हूं कि महामना के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर नवीन भट्ट जी से, प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी, समन्वयक भारत अध्ययन केंद्र से, आप सभी जो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं, आप सब हमारी इस परंपरा के साक्षी हैं। एक बार पुनः आप सबकी ओर से मैं इस कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आचार्य रामचंद्र भट्ट जी से अनुरोध करता हूं कि मंच पर स्थान ग्रहण करें। आचार्य के स्वागत के लिए मैं समन्वयक भारत अध्ययन केंद्र से अनुरोध करता हूं कि आचार्य रामचंद्र भट्ट जी को दुशाला और माल्य प्रदान करते हुए उनका स्वागत करें। दुपट्टा अच्छा है। हमारे बीच आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान, आयुर्वेद के तमाम सिद्धांतों पर हमको हमेशा अलग एक ज्ञान प्रदान करने वाले प्रोफेसर वी.के. जोशी सर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सर का केंद्र की ओर से और श्री सत्य साई मानवाभ्युदय विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम जिस विषय पर व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम इन टेक्नोलॉजी, इस विषय पर यह व्याख्यान आयोजित है। मैं आज के वक्ता प्रोफेसर रामचंद्र भट्ट जी से अनुरोध करता हूं कि अपना व्याख्यान प्रारंभ करें।
यथा वृक्षस्य सम्पुष्पितस्य दूराद् गन्धो वात्येवममृतादात्मानं जुगुप्सेत्। विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते। आज के शुभ अवसर पर एंशिएंट रूट और मॉडर्न फ्रूट्स, अर्वाचीन और प्राचीन निरंतर यात्रा उस यात्रा का स्वरूप, लक्षण, असाधारण धर्म, वर्तमानिकी दशा, इन सब के बारे में हम चिंतन करेंगे, चर्चा भी कर सकते हैं, संवाद भी हो सकता है। भारत का आज का संदर्भ जो है वह अर्वाचीन प्राचीन दोनों का एक अनूठा संगम स्थान भारत बन गया है। कारण ऐसा है, जब हम रूट को स्ट्रेंथन करेंगे, when we strengthen the root with necessary supporting things, supplying water and applying many things to proper growth of the tree, naturally जब ऋतु आवे फल होए, according to natural law we get fruit of it, इसका फल हमको मिलता है। यूटिलिटेरियनिज्म ऐसा शब्द है अंग्रेजी में, भगवद गीता में भी है। सिर्फ फल के बारे में चिंतन करें, फल प्राप्ति के लिए जो भी करना है कर्तव्य, पालन पोषण नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। ब्रह्मसूत्र में 4 है सूत्र, समन्वय, अविरोध, साधन और फल, 4 अध्याय। व्यास महर्षि ने सारे सूत्रों को 4 अध्यायों में विभक्त किया है। पहले तो समन्वय करना है। इस समन्वय में हम वृक्ष के उदाहरण के तौर पर देखें, वो मिट्टी का गुण स्वभाव क्या है, उस सस्य के लिए वह युक्त है या नहीं, और आवश्यकता अनुसार सूर्य का प्रभाव प्रकाश मिलता है या नहीं, ये सब समन्वय के अंतर्गत आता है। समन्वयाध्याय, synchronizing and synthesizing, that must be the first priority in the process of growing some whatever vriksha. If that part is well taken care, then it draws the attention of many, so that many animals may come and attack or eat it. That is why we must have proper fencing system, so that becomes अविरोधाध्याय। जो भी विरोध होगा, रुकावट होंगे, उनको दूर करने के लिए हमको प्रोटेक्टिव मेजर लेना होगा, वह अविरोधाध्याय होता है। बाद में साधना, साधना के बाद फल मिलेगा। विज्ञान में भी
ऐसी ही एक विचित्र विशिष्ट दशा है। वास्तव में विज्ञान को अलग करना, फिलॉसफी को, तत्वज्ञान को अलग करना, तंत्रज्ञान को अलग रूप से देखना, यह वैज्ञानिक नहीं है। एवरीथिंग इट इज इंटीग्रेटेड है, एकात्मता के सूत्र में आबद्ध है, निबद्ध है। सृष्टि ही ऐसी है, इंटीग्रेटेड है। दृष्टि में दोष होता है। सृष्टि इंटीग्रेटेड है, किंतु इंटीग्रेटेड दृष्टि लाना, परमेष्टि स्तर में भी एकात्मता है, समष्टि समाज के स्तर में भी एकात्मता ही है। देखने वालों की दृष्टि में दोष जब होता है, हर पद पद पग पग पर हमको भेदभाव ही मिलता है, उसको ही देखेंगे हम, इसमें समस्या है। किंतु ये विकास की दशा जो है भारत की ज्ञान परंपरा में, भारतीय ज्ञान, ये इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं, इस शब्द के बारे में पुनश्चिंतन करना पड़ेगा। भारत में तो संपत्ति है, ज्ञान संपत्ति, भारतीय ज्ञान संपत्ति के बारे में हम चिंतन करें। क्यों वो संपत्ति है? इस कारण के लिए वो संपत्ति है कि वह इसकी आदिम दशा से ही संपन्न है, संपन्न है। गंगा की धारा, गोमुख की गंगा की धारा जो है, उसके रूप में चतुर्वेद होते हैं। ऋच सामान यजोगुम शिशाहि श्री ही अमृता सताम, इसलिए अमृता सताम, अमृता श्री ही, इस तरह से इसका वर्णन होता है वेद में ही। ऋचः सामानि यजुगुंषि साहि श्री ही अमृता सताम। यह गंगा धारा, यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह पुण्य प्रवाह है, किंतु आरंभ दशा क्या है? चतुर्वेदा। बाद में तो गंगोत्री में जब गंगा बहती है, निसर्ग के और भी कुछ जुड़ते हैं उस धारा में, कुछ वनौषधि सस्यों का भी इसमें होगा। प्रॉपर्टी में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है उस जल में, तो व्याख्या की जरूरत पड़ेगी। उसी के अनुसार इस संपत्ति में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंदो, निरुक्त, ज्योतिष आदि इनका विकास हुआ आवश्यकता के अनुसार। आवश्यकता यानी इंटेलेक्चुअल नेसेसिटी के अनुसार। आदिकाल के जो भी सप्तऋषि, भगवान कहता है महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावाः मानसाः, जो मद्भावाः मानसाः थे भगवान के, भगवान स्वयं कहता है मद्भावाः मानसाः जाताः येषां लोकः इमाः प्रजाः। इस तरह जो महर्षयः सप्त और मनु, स्वयं स्वारोचिष आदि मनु, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, वशिष्ठ, जमदग्नि, इनके काल में व्याख्यान की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनकी बौद्धिक दशा वो अत्यंत उच्च स्थिति में होता था। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, इस तरह जो पतंजलि कहते हैं, उसी तरह निर्विचार वैशारद्य की ऊंचाई में वो रहते थे। व्याख्यान की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब हमारे सामने कोई अत्यंत बुद्धिमान छात्र जब होता है, हम सूत्र रूप में कुछ बोले तो उनको समझ में आता है, स्वयं वो ही व्याख्या कर सकता है। उसी तरह वेद ऋषियों के जो ऋग, यजु, साम, अथर्व आदि थे, स्वयं बोध होता था वहाँ के। उनकी तो बौद्धिक स्थिति थी ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा यानी निर्विचार वैशारद्य, तर्क से भी बढ़कर, सभी तर्क निर्विचार तर्क के बढ़कर, सविचार निर्विचार से भी ऊपर उठकर अध्यात्म प्रसाद प्राप्त करने के बाद वे
वो ऋषि वेद धारा का अध्ययन करते थे, इसलिए व्याख्या की जरूरत नहीं थी। व्याख्या निरपेक्षम शास्त्रम वेदा। किंतु बाद में महाभारत काल में ये स्थिति आई, अर्थ काम का बढ़ावा ज़्यादा हो गया, बाह्य दृष्टि ज़्यादा हो गई। व्यास स्वयं कहते हैं ऊर्ध्वबाहो विरोमेशः न च कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थस्य कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। स्वयं व्यास मुनि कहते हैं बौद्धिक स्थिति कैसी है। शुष्क तर्क कुतर्क में बुद्धि दूषित हो गई। अर्थ काम के को नाटक चलता था, कांड तांडव मचता था, इस कारण से समाज में गड़बड़ हो। इसलिए विद्या का और अध्ययन के जो लोग, उसमें ही इसका ज़्यादा प्रभाव होता है। आचार्य नहीं थे। ऋषि युग था, ऋषि युग के नीचे आ गया आचार्य युग आ गया। आचार्य भी अच्छे ही थे। आचार्य स्वयं आचरति श्रेष्ठा तस्माद आचार्य, इस तरह के आचार्य थे। किंतु उसी समय में और भी नीचे ट्यूशन मास्टर भी थे उस समय। ट्यूशन मास्टर कौन होता है? योध्यापयति वृत्त्यर्थम सोपाध्याय प्रकीर्तिता। जो वृत्त्यर्थम केवल पैसे के लिए करता है, प्रतिष्ठा के लिए करता है, कीर्ति लाभ के लिए करता है, कुछ ज्ञान का प्रदान करता है, ऐसे लोगों को भी करते। स्वयं द्रोणाचार्य के बारे में कहते हैं लोग, वो राजप्रासाद में शिक्षा देना शुरू किया, ऐसे नहीं थे। गुरुकुल पद्धति थी, कुल परंपरा में, कुल व्यवस्था में, कुल संस्कृति में विद्या प्रदान चलता था। गुरुकुलों में अचानक वो शिफ्ट हो गया महाभारत काल में। स्वयं द्रोण कौरव पांडवों को ट्यूशन सेंटर चलाया, राजप्रासाद में चलता है। जहाँ रहते हैं राजकुमार, उसी राजप्रासाद में यदि शैक्षिक प्रक्रिया चलती है तो वो ट्यूशन सेंटर ही होता है। वो गुरुकुल नहीं होगा, वो शाला है। इसी भेद है कुल और शाला में। कुल संस्कृति में चलता था, वो शिफ्ट हो गया, द्रोण के कारण शिफ्ट हो गया। व्यास ने बहुत इसका विरोध किया, महर्षि व्यास ने। कुल को ही रक्षा करना है, कुल परंपरा में ही शिक्षा प्रदान करना है, तो ही उसमें ज्ञान विज्ञान तंत्रज्ञान सब बोध शोध सब विकसित होते हैं। ये प्रक्रिया चलती आई। इसका स्वरूप सारे ऋग्वेद साम अथर्ववेद में है। वेद यानी क्या है? वो वर्कबुक फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस क्या है? अंग्रेज आइंस्टीन ऐसे जो भी विज्ञानी भी कहते हैं साइंस क्या है? प्रोबिंग एंड प्रूविंग। जो प्रोब करते हैं, अन्वेषण करते हैं, अनुसंधान करते हैं, सृष्टि रहस्य के लिए उसका उद्भावन करने के लिए अंतर्दृष्टि से प्रयोग करते हैं, प्रमाण से उसको सिद्ध करते हैं। प्रोबिंग एंड प्रूविंग, इस प्रक्रिया को ही विज्ञान कहते हैं। कोई विज्ञान यानी वो आकाश से वो आता नहीं, वो अचानक उमड़ पड़ता है, ऐसा नहीं है। मानव के मस्तिष्क में जो शक्ति है, तरह तरह की शक्ति है। सिंथेटिकल है, एनालिटिकल है, अंडरस्टैंडिंग है, लॉजिकल है, सभी हमारे मस्तिष्क में है। ये सुपर कंप्यूटर है ना मानव का मस्तिष्क। ऐसे शक्तियों का ही जब वी गो फॉर अप्लाइंग सप्लाइड थिंग्स, वी मेक इट अप्लाइड, प्रयोग और प्रमाण से प्रमाण के द्वारा उसमें विज्ञान का उद्भव होता है। पाश्चात्य देश के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो भी कोई कोपरनिकस होगा, गैलीलियो होगा, बाद में न्यूटन होगा, उसके बाद आइंस्टीन आया, अल्बर्ट आइंस्टाइन। उस काल में एक बहुत अच्छा उछाल अपसर्ज हो गया विज्ञान में। उसके ही शिष्य प्रणाली मैक्स प्लैंक ऐसे आ गए। अभी स्टीफन हॉकिंस था, वो एक विशिष्ट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को भी प्रोजेक्ट किया। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, थ्योरी ऑफ समथिंग, ये दोनों व्यवस्था है विज्ञान में, भारत में भी है। जब हम अणु त्रिणु काष्ठ में नैयायिक चिंतन करते हैं, वो वास्तव में क्या है? वो थ्योरी ऑफ समथिंग होता है।
किंतु पूरे विश्व को एक ब्रह्मांड और पिंडांड दोनों को भी एक करके तुम तत्पदार्थ को एक करके तुम तदसी कहेंगे, प्रज्ञानम ब्रह्म कहेंगे, तत्वमसी महावाक्य की व्याख्या करेंगे, तो क्या है वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग यानी एक कुंची, उसको लेकर सारे विश्व रहस्य को हम उद्घाटित करेंगे। ऐसी स्थिति विज्ञान में जब उभरती है उसको क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की कॉन्सेप्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया पाश्चात्य देश में, किंतु भारत देश में सारे ऋषियों ने वही किया। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म वेद में है, उपनिषदों में है। यत्र विश्वम भवत्येकनीडम उपनिषद में है। इसलिए वो विज्ञान हो, प्रज्ञान हो, आज्ञान हो, संविज्ञान हो, ये 4 शब्दों का प्रयोग होता है ऐतरेय उपनिषद में। अब विज्ञान विज्ञान बोलबाला चलता है, सारे हम कहते हैं वो साइंटिफिक को विज्ञान विज्ञान होना चाहिए। विश्वविद्यालय में तो विज्ञान का ही जप चलता है, मानो विज्ञान ही विज्ञान है और दूसरा वो सारा अज्ञान है। ऐसे दर्प से अहंकार से कभी कभी हमारा ऐसे महान तार्किक हैं, हम बहुत जानते हैं, जो पुराने ऋषि मुनि थे वो बुद्धिहीन थे, हम ही बुद्धिमान हैं। ये गर्व जब कुछ लोगों के मन में आता है, इसी भाषा में वो बोलते हैं, अच्छा नहीं है। वास्तव में हमको बहुत विनम्रता से उस ज्ञान संपत्ति, इसलिए संपत्ति भारतीय ज्ञान संपत्ति, विनम्रता से नमस्कार पूर्वक जब हम देवालय में प्रवेश करते हैं, इसी विनम्रता से वेदों का अध्ययन और उसके अनुसंधान में प्रवेश पाना है। हमको प्रवेश के लिए भी विशिष्ट कारण से हमको वह मिलता है। क्या मिलता है? एंट्री पास मिलता है। एंट्री पास ही नहीं है तो हम वहाँ अंदर कैसे घुसेंगे? एंट्री पास के लिए गुरुमुख से अध्ययन करना है, गुरु शिष्य परंपरा चाहिए, इसी गुरुकुल में अध्ययन होना चाहिए, इस तरह। इसलिए ये वे विभाग करके ये विज्ञान है, यह तंत्रज्ञान है, ऐसा नहीं है। किंतु उपनिषदों में भी विभाग है, ऐतरेय उपनिषदों में, उपनिषद में है। वहाँ इट इज डिवाइडेड इनटू 4, संज्ञानम, आज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, इस तरह उल्लेख है। ऋग्वेद के उपनिषद ऐतरेय उपनिषद में है। वहाँ विज्ञान का अर्थ क्या है? पहला है संविज्ञान। संविज्ञान यानी थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन वॉट एवर वी अंडरस्टैंड अबाउट मिस्ट्री ऑफ दिस ग्रेट यूनिवर्स, दैट बिकम संविज्ञान। संविज्ञा के द्वारा अर्थात शब्द प्रयोग के द्वारा सृष्टि के रहस्य में बारे में जो प्रोबिंग एंड प्रूविंग करेंगे, प्रमाण और लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि कहते हैं न्यायिक, वही पद्धति है विज्ञान की। वो प्रूविंग एंड प्रोबिंग कहते हैं, हम लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही कहते हैं न्यायिक। कितना देखिए कैसा है, भाषा में भी अंतर नहीं होता। दैट इज वाई वी से ग्रेट थिंग, ग्रेट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड थिंक अलाइक। कभी कभी आइंस्टाइन की जो भाषा है वह पूरी तरह से हमारे महावाक्य से जुड़ती है, इस तरह होता है। तो प्रोबिंग एंड प्रूविंग जिसको कहते हैं, इसके अनुसार विज्ञान का विकास हुआ। उसमें संज्ञानम, आज्ञानम, आंग ज्ञान, आंग पूर्वक ज्ञान, आंग इत्युक्तौ विस्तारः, वैशाल्यम, उसके अनुसार आज्ञानम, इसका अर्थ होता है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को ही आज्ञान, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग यानी ब्रह्मज्ञानम। समस्त विश्व को एक रूप से, एक यूनिट के रूप में स्वीकार करके उसके रहस्य को जानने का जो प्रयत्न होता है प्रोबिंग एंड प्रूविंग के द्वारा, वह होता है आज्ञानम। आंग संपूर्वक ज्ञानम, आंग पूर्वक ज्ञानम, प्रपूर्वक ज्ञानम, प्रज्ञानम। ये प्रज्ञानम क्या है? मानव के जो शक्ति है पिंडांड में, मनस शक्ति है, बुद्धि शक्ति है, इंद्रिय शक्ति है, इनके द्वारा जो विश्व का रहस्य उद्घाटन करता है मानव शिक्षा के द्वारा, उसको कहते हैं प्रज्ञानम, परसेप्शनल नॉलेज।
using his Karmendriyani, Jnanendriyani, Mano, Buddhi, Ahankara, Chittam, using all these instruments inbuilt in his body, anatomy, physiology, psychology, whatever instrument is gifted to him to understand the world outside, that is called प्रज्ञानम. बाद में विज्ञान, ये विशिष्ट ज्ञानम. ये विशिष्ट ज्ञान क्यों है? theory of something. So whatever you understand, any theory, scientific theory you take, it never encompasses the whole theory of everything. So that some theory you understand, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, विज्ञान में एक थ्योरी है. उसके द्वारा वृक्ष कैसे वो प्रवर्धित होते हैं, एंड हाउ दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड एवरीथिंग, दैट यू कैन अंडरस्टैंड. एंड ग्रेविटेशन, वो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जो है, उनके द्वारा वो जगत में जो एक स्वरूप है, सारे पदार्थों के बीच में जो संबंध है, आकर्षण विकर्षण है, उसके द्वारा ये ब्रह्मांड की जो रचना है, उसके बारे में वहाँ रहस्य उस सिद्धांत से हमको विदित होता है. थियरी ऑफ समथिंग ओनली. वॉट एवर साइंटिफिक यूज, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक, ये सारे थियरी ऑफ समथिंग में आते हैं, थियरी ऑफ एवरीथिंग में नहीं आते हैं. थियरी ऑफ एवरीथिंग जो है वो वेदांत विज्ञान है. थियरी ऑफ समथिंग जो है वह भौतिक विज्ञान है. उसमें भेद हो सकता है. दिस इज फिजिक्स, दिस इज केमिस्ट्री, दिस इज बायोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, जियोलॉजी, ये एनाटॉमी है, फिजिक्स है, फिजियोलॉजी है, ये साइकोलॉजी है, ये कॉमर्स है, ये बैंकिंग है, ये स्टैटिस्टिक्स है, ये सोशल साइंस है, ये भूगोल है, इतिहास है, ये है. ये पूरे दिस इज it seems to be very artificial division. Actually, everything very comprehensive. This is the introductory talk to this given subject. इसलिए ये इसको तरह तरह के भिन्न भिन्न ढांचे में रखकर उनको अध्ययन करने में हमको वास्तव में स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा. वो कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज हमको प्राप्त करना है. किंतु जस्ट फॉर कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आजकल हमको टेक्नोलॉजी के बारे में अलग तरीके से चेक करना पड़ता है. बिकॉज साइंस में क्या हो गया, फिलॉसफी में भी क्या हो गया. फिलॉसफी का तो एक्सपेरिमेंटल डोमाइन इज आवर ओन बॉडी. हमारा पिंडांड जो है यही प्रयोगशाला है. वेदांत के लिए और तर्क के लिए, व्याकरण के लिए, जो भी शास्त्र हैं हमारे, कर्मकांड के लिए, इन सबके लिए वास्तव में मनुष्य शरीर जो है वही प्रयोगशाला का स्थान है. इसको ही उपयोग में लाके हम सत्य असत्य निर्णय करते हैं. सो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव लाइवली एक्सपेरिमेंटल डोमाइन, दैट इज आवर बॉडी. सो पिंडांड है. और फॉर सम ब्रांचेस ब्रह्मांड इज द रियल एक्सपेरिमेंटल एरिया, लैब. Using that we can understand, we can unfold many mysteries. That is how प्रयोग सिद्ध करना है. ये प्रयोग सिद्ध करने के संदर्भ में तत्वज्ञान में ही दो विभाग आ गए, विज्ञान और तंत्रज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इसलिए भारतीय पक्ष में ये टेक्नोलॉजी का क्या स्वरूप है, यह प्रधान विषय है आजकल, आज का. ये टेक्नोलॉजी भारत में है या नहीं, था या नहीं. कुछ लोग तो वो लॉक करके रखे हैं अपने बुद्धि को. भारत में क्या है, कर्मकांड है. कर्मकांड यानी क्या है, घंटा बजाना, शंख बजाना, ये है वो है. परलोक के लिए कुछ करना, इस लोक के लिए कुछ नहीं है, परलोक के लिए कुछ करते हैं, ये ही वेद में है. कितना भयानक भ्रम है. किंतु भगवान की कृपा से आजकल इस भ्रम का निवारण हो रहा है. मुझे कुछ ऐसे विषयों में चिंतन करने वाले उनके साथ भी व्यवहार है, अर्थात ज्ञान का आदान प्रदान होता है. आयरलैंड में डब्लिन में एक मित्र मंडली है हमारी. सभी वो वेदांत के उपासक हैं, स्कूल ऑफ फिलॉसफी कहते हैं.
वहाँ का कोई लंदन का वो एक विज्ञानी, वह त्राही त्राही है जगत में, लोगों में पैसा नहीं है, कष्ट में है, उनकी आशा की आपूर्ति के लिए रिसोर्स कम है। इकोनॉमिक्स का थियरी है ना, डिज़ायर्स आर अनलिमिटेड, सोर्सेस आर लिमिटेड। ये सिद्धांत के आधार पर वो अर्थशास्त्र का निर्माण किए उन्होंने। वो इसे, किंतु जब हम सबको खिलाएंगे पेट भर, जब सबके लिए पेट भर खाना मिलेगा, विश्व शांति में रहेगा। विश्व शांति के ये एक ही उपाय है, उसका सिद्धांत था। वो एक बार भारत को आया, उत्तरांचल के शांतानंद सरस्वती स्वामी जी जगतगुरु थे, उनके साथ उनका कोई चर्चा संवाद का मौका मिला। उस संवाद में उसके वो आंखें खुली। He could open his eye. Oh, this is not only school of economics. There is something, another school. What is that? School of philosophy. स्वामी जी ने उनको बताया, और स्कूल ऑफ फिलॉसफी के बारे में बताते हुए वक्त वो पूरा जगत इंटीग्रेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, कोई भिन्न भिन्न खंड खंड में विभक्त नहीं है। ये जगत एकात्म स्वरूप में है, दिखता है खंड खंडित किंतु अखंड है। ये विचार उसके मन में बैठा। सो दैट ही टुक दैट कॉन्सेप्ट गिवन बाय ग्रेट स्वामी जी एंड स्टार्टेड स्कूल ऑफ फिलॉसफी। नाउ दे हैव मेनी सेंटर्स, लंदन में है। उस लंदन के सेंटर में मैंने वहाँ उनको बृहदारण्यक उपनिषद सिखाया गया था, किंतु उनकी जिज्ञासा, श्रद्धा बहुत प्रशंसनीय थी। 10 दिन तक लगातार प्रशिक्षण बृहदारण्यक उपनिषद में। आयरलैंड में ईशावास्य के बारे में प्रशिक्षण हुआ। समझ में आ गया अब वक्त आ गया है जगत में। ये विज्ञान तंत्र ज्ञान इसी तरह दौड़ते थे, किंतु वेदांत के बारे में भी अब रुझान है लोगों की, इंटरेस्ट बढ़ रही है। आश्चर्य हुआ, प्रेरणा भी मिली। और वे अब भी आते हैं, जून जुलाई में आते हैं। वेदांत का सत्र चलता है हमारे वेद विज्ञान गुरुकुल बेंगलुरु में। क्यों मैं यह सब बता रहा हूँ? जो दौड़ था टेक्नोलॉजी क्या है, वास्तव में टेक्नोलॉजी क्या है? ये थियरी अब समथिंग होता है, पदार्थ का स्वरूप ऐसा ही है। इसके बारे में हम हमारे भारत में एक उदात्त तत्वशास्त्र की एक शाखा ही पड़ी है। ये पीलुवाद कहते हैं, कणाद के पीलुवाद। पीलू बताते हुए उन्होंने अपना देह त्याग किया, कणाद महर्षि। इसलिए एक ऋषि है टेक्नोलॉजी के बारे में, जिन्होंने आजकल जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, इन सबके लिए एक कुंजी, एक लॉकिंग सिस्टम दिया। वही है, कणाद है और कपिल है। ऐसे ऋषि मुनि अद्भुत रूप से किए हैं। इसलिए पदार्थ जो है वो उसको विभाग करके वो उसको द्रव्य गुण ऐसा शब्द प्रयोग किया, उसमें अणु तक आविष्कार किया। अणु को संस्कृत में कहते हैं, परमाणु को पीलू कहते हैं। वो पीलू से, ये सूक्ष्माति सूक्ष्म कण से विश्व, भौतिक विशाल विश्व, इसके बारे में जो रहस्य है, इसके बारे में रिसर्च कब शुरू हो गया? महाभारत काल के पहले ही। इसलिए इसके बारे में ज्ञान नहीं था ऋषियों को, ऐसा नहीं है, किंतु पथ्य भी था। ये भौत विज्ञान जो है, ये अणु विज्ञान जो है, अणु रेणु तृण काष्ठ का जो विज्ञान है, इसको कितना हद तक हमको उपयोग में लाना है, हाउ टू यूज इट, हाउ मच वी हैव टू यूज इट, दैट वाज that there must be always discipline. Otherwise, now we have that problem. This problem, it is not only told by someone. Yesterday only some scholar has referred to many scientists. बर्ट्रैंड रसेल के बारे में
कल उल्लेख हुआ। बर्ट्रैंड रसेल तो ये कोई भारत का कोई चिंतक, कोई वैदिक नहीं है, वो अमेरिका का बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, किंतु उसने ही कहा इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी, इट इज बुक रिटन बाय, किसके बारे में बताया मैंने, किसके बारे में कहा, बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल वार्निंग दिया, कब दिया, जब अमेरिका वाले जापान के ऊपर नागासाकी हिरोशिमा में बॉम्ब का वो प्रयोग किया ना, ये प्रयोग किया, किंतु कितना कॉस्टली प्रयोग हो गया अमेरिका का, कितने लोग मर गए, ऐसी भयानक स्थिति होता है। हम पदार्थ विज्ञान में रिसर्च को एक अनुशासन रखें, देयर मस्ट बी सम डिसिप्लिन फॉर अनर्थिंग दिस मटेरियल मॉर्टल वर्ल्ड। If that limit we cross, there will be horrible impacts. किंतु भारत में इसका अच्छा प्रयोग किया, अच्छा प्रयोग कितने सुंदरता से लिया, मेटलर्जी में कितना प्रयोग हुआ, अब भी हमको वो रहस्य मिला है नहीं। ऐसे अच्छे सुवर्ण, रजत, ताम्र, इन सब का प्रयोग हम कैसे करें? That quality we are not capable of doing that. In many branches of science, whatever technology developed long ago, that our people just they have experimented. Now also this is hidden. That rahasya is not in our hand. In many fields. And now the latest science, fashion in science, it is called science of consciousness. ये साइंस ऑफ मैटर नहीं है, मटेरियल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री में सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। ग्रेट साइंटिस्ट लाइक जॉर्ज सुदर्शन फ्रॉम टेक्सास यूनिवर्सिटी, अमेरिका, उनसे बहुत ऐसे चर्चा चलती थी। 5 दिन हम फेस टू फेस, ही टोल्ड क्लियरली, नाउ आई एम नॉट इन दैट फैशन। वन हु वॉज रिकमेंडेड फॉर नोबेल प्राइज, जॉर्ज सुदर्शन फ्रॉम केरला, great electronic man and nuclear physicist, one who was professor of Texas in America, and हमारे साथ बैठता था, वैदिकों के साथ, वेदांतियों के साथ बैठता था हमारे यूनिवर्सिटी में। वो अध्ययन भी किया है ब्रह्मसूत्र का। I was so fortunate to share ब्रह्मसूत्र अधिकरणम with that type of man. He emphatically declared, I am now really, I opened my eye. Many people call me this science, that science, nuclear scientist, but I am not proud of that. Nuclear science and the physical science, it reached its saturation point. Saturation point तक गया है, अब नूतन संभावनाएं नहीं हैं, बचे हैं, भौत विज्ञान में हैं। कौन बोलता है? यो जगत के ये डबल प्लस के एक विज्ञानी बोलता है, नहीं उसमें कुछ। आई एम वेरी मच हैप्पी टू डिक्लेयर माई सेल्फ एंड टू क्लाइम आई बिलोंग्स टू भौत विज्ञान, नहीं है जीव विज्ञान। माई सब्जेक्ट इज नाउ लाइफ साइंस। दैट इज व्हाट ही टोल्ड। व्हाई इज लाइफ साइंस? आई वॉज सिटिंग बिसाइड हिम, व्हाट्स यू आर टेलिंग सर? वर्ल्ड इज रिकॉग्नाइजिंग यू लाइक nuclear scientist. No, because when we go on searching and unearthing nuclear life science, we unfold and unlock the mystery of cell, DNA. There we move. Further, we reach science of consciousness. That is what great scientist told. Another Western scientist was very expert in neurology. He told, we neurologists and psychologists know how this tongue, this indriya, rasanendriya, connected to the supercomputer, and what that center is there, and how that center takes illumination power from the cosmic center. Everything we analyze. But that cosmic center, where it is, tongue takes so many various kinds of tests, distinguishes. That is only because of that center is rested on the
top of this Shikhara, this supercomputer, Manaviya Mastishkam. But that Mastishkam, how it is activated? But we know that it is something connected to some cosmic entity, वैश्विक सत्य से, वैश्विक चित्त से, वैश्विक सच्चिदानंद से connected है. Otherwise it cannot work. So what is that connectivity? What is that origin of connectivity? He, with all humbleness, nuclear scientist Eric Lord, his name, I remember his name, he told with all humbleness, if you Indian people say that it is Atman, I am proud of it. That is how now all branches of science, whether it is Prajnanam, Vijnanam, Tantrajnanam, they are all one and integrated. With this insight now, we have to proceed. That is because supraclinical consciousness, of which our Madhusudan Sai Ji, when I referred to this one in Navaratri Kala, in my lecture, he was so happy. Now that new age of supraclinical consciousness that is rising. Mahan Kalaha, Amrita Kalaha, Amrita Kale, Bharata Deshasya Vedamulataha, Shastra Mulataha, Nutana Vijnanasya Avirbhavaha Bhavita, Tadarthamayam Siddhaha Bhavema, Samskrita Jnanam Shastra Vidam Mahatkaryamidam Asti, Sarvam Jnanam Ekam Yatra Vishwam Bhavati, Ekanidam, Ayojikebhyaha, BHU Karyakartrabhyaha, Vijnanibhyaha, Prajnanibhyaha, अहम अत्यंतम अधवर्णः अस्मि एतादृश अवसरः कल्पितः अतः ओम शांति शांति शांति। भारतीय ज्ञान परंपरा और तकनीक पर आपके इस व्याख्यान में आपने बताया कि मानव शक्तियों द्वारा उद्घाटित ज्ञान प्रज्ञान है। वैदिक परंपरा और भारतीय सनातन संस्कृति के महत्वपूर्ण संदर्भों से आपने इस व्याख्यान को समृद्ध किया। हम आपके प्रति भारत अध्ययन केंद्र और मानवाभ्युदय विश्वविद्यालय की ओर से आभार प्रकट करते हैं। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के पूर्व प्रमुख और सुप्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य प्रोफेसर वीके जोशी सर उपस्थित हो चुके हैं। मैं कुछ ही क्षणों में सर का अभिनंदन और व्याख्यान प्रारंभ कराने की कोशिश करूंगा। 2 मिनट बस आप इंतज़ार करें।